This video is a comprehensive strategy on how you can get mains ready in all of its stages. देखो prelims is over. I hope your discussions about the prelims have stopped, and in this video we're going to talk in detail about the mains. If you watch this till the end, whether you're a beginner who's just starting out or you're someone who's given mains before, you'll understand the mains exam and how it has to be studied, in terms of content, in terms of answer writing and previous year questions, and then what is the role of test series. I know content may you have doubts with regards to current affairs, with regards to interlinkages in the syllabus. We'll deal with everything. Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. चलिए देखो, पहले तो मेंस रेडी की बात कर लेते हैं कि इसकी टाइमलाइन क्या है. इफ़ यू आर गिविंग मेंस 2024 और इफ़ यू आर अनक्लियर मतलब आपके 85 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, यू शुड एम फॉर दिस एटलीस्ट टिल द टाइम द रिजल्ट कम्स. इफ़ यू आर श्योर दैट यू आर गिविंग मेंस 2025, आपको दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ. फर्स्टली, फॉरगेट प्रीलिम्स टिल दिसंबर तक भूल जाओ कि प्रीलिम्स नाम का कोई एग्जाम भी होता है. अनलेस लाइक यू स्कोरिंग बिलो 40 एंड यू फील कि मेरे को बिल्कुल ही सब कुछ स्क्रैच से पढ़ना है, यू नीड टू फॉरगेट द प्रीलिम्स. वाई? वन इज़ द फैक्टर ऑफ टाइम. नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें तो प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम है. प्री और मेंस के बीच में जो टाइम है उसमें मेंस प्रिपेयर करना फ्रॉम स्क्रैच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. ये जो ग्रुप है ना, जब रिजल्ट आ जाए एंड वंस देयर हाई ऑफ द रिजल्ट इज ओवर, इनसे मे बी जुलाई मिड में पूछना कि व्हाट द स्टेटस ऑफ प्रिपरेशन इज. आई हैव फेस द सेम इशू. फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा प्री हो गया, मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था प्री से पहले, एंड दैट लेड टू मी नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. सेकेंड टाइम में प्रिपेयर्ड था तो आई गॉट सिलेक्टेड. फर्स्ट टाइम में मेंस इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज देयर वाज नो प्रिपरेशन बिफोर, एटलीस्ट इन ऑर्गेनाइज मैनर बिफोर प्रीलिम्स. सो टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. दिसंबर तक यू नीड टू यूज दिस टाइम वेल एंड प्रिपेयर फॉर द मेंस. सेकेंड, अल्टीमेटली सिलेक्शन मेंस से ही होता है, राइट? 1750 मार्क्स आउट ऑफ द 2025 मार्क्स दैट यू हैव. देन मेंस की पढ़ाई भी प्रीलिम्स में हेल्प करती है. जैसे लास्ट ईयर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स पे क्वेश्चन आया, उसका आंसर में आपको ऑपरेशन सद्भावना लिखना था. द सेम थिंग केम दिस टाइम. एक और एग्जांपल देता हूँ. जब मैं 2021 का मेंस दे रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन में मियावाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट्री अपने एग्जाम्पल में लिखा था, एंड दैट केम एज इट इज़ इन प्रीलिम्स 2022. तो मेंस की तैयारी से प्रीलिम्स में भी हेल्प होती है, बट वी डोंट कंसिडर दिस अ मेजर फैक्टर. एंड हमारी प्रिपरेशन जो कहते हैं ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन इज नाउ कंप्लीट. मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई. वो तभी होता है व्हेन यू हैव डन एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ द मेन सिलेबस. So again, very strong recommendation to anyone who's watching, who's given prelims and not making it. भूल जाओ दिसंबर तक के prelims नाम का कोई एग्जाम है और सिर्फ मेंस की तैयारी करो. Now, if you are giving mains this year, you have to be mains ready by 1st September. If you are giving mains next year, you have to be mains ready by 31st December. इसका एक और फैक्टर बताता हूँ आपको. इस बार जो लोग मेंस दे रहे होंगे उनका नंबर क्या होगा? उनका नंबर होगा क्लोज टू 14,000. अब इन 14,000 में से मे बी 3,000 4,000 विल गिव द इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द सीट्स. तो हम मान लेते हैं 10,000 पीपल आर गोइंग टू फेल इन द मेंस. ये जो 10,000 फेल होंगे, इसमें से मान लेते हैं कि 2,000 विल नॉट एंटर द प्रिपरेशन बैक. अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, या दे वांट टू लुक फॉर अ बैकअप ऑप्शन, विच इज ऑल्सो ओके. हैविंग अ प्लान बी डजंट मीन दैट यू आर नॉट फोकस्ड. देन 8,000 लोग होंगे जो दोबारा आएंगे पेपर देने. कब आएंगे? 2025 में. इन 2025 में 8,000 में से हम मान लेते हैं कि एटलीस्ट 5,000 का तो प्रीलिम्स क्लियर होगा. नाउ दीज 5,000 इन 2025 विल बी दोज पीपल जो मेंस का एक्सपीरियंस ले चुके हैं. दे विल बी एक्सपीरियंस्ड इन मेंस एंड ये आपके साथ नेक्स्ट ईयर मेंस देंगे. तो इनकी मेंस की प्रिपरेशन एटलीस्ट सम लेवल की हो चुकी होगी. सो यू कांट स्क्रैच एट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एट दिस टाइम. तो इफ यू आर गिविंग 2025 टिल दिसंबर ओनली प्रीलिम्स, ओनली मेंस. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं. मैंने बोला आपको मेंस रेडी होना है. अगर आप इस साल का मेंस दे रहे हैं तो 1 सितंबर को होना है, और अगर आप नेक्स्ट ईयर का मेंस दे रहे हैं तो 31 दिसंबर को होना है. नाउ व्हाट डज बीइंग मेंस रेडी मीन? इस टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म में 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट इज योर कंटेंट, सेकेंड इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज, एंड थर्ड इज टेस्ट सीरीज. तो इन तीनों कंपोनेंट्स को लेट अस एक्सप्लोर इन डिटेल दैट व्हाट डू दीज 3 कंपोनेंट्स मीन. कंटेंट में बिफोर वी स्टार्ट एंड आई टेल यू एवरीथिंग, एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो. मेंस का जो डिटेल्ड सिलेबस है
ये डिटेल्ड सिलेबस जहाँ पर एक एक पॉइंट डिटेल में मेंशन्ड है, इस सिलेबस को प्लीज रट लो, मग इट अप। रात को आपको कोई 2 बजे भी उठा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। एवरी पॉइंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड टू प्रिपेयर एवरी पॉइंट यू फर्स्ट नीड टू नो एवरी पॉइंट। तो मग दिस अप, दिस इज द फर्स्ट टास्क। अब बात करते हैं कंटेंट की। मेंस के सिलेबस में एक पॉइंट है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इंटरनल सिक्योरिटी में ये पॉइंट है। अब अगर आप इसके PYQs देखोगे तो इसमें नक्सलिज्म पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे पता चल गया दैट नक्सलिज्म इज अ टॉपिक फॉर विच आई हैव टू बी मीन्स रेडी। तो अब क्या करना है, मैं पहले डायरेक्टली कोई बुक नहीं उठाऊंगा, कोई कंटेंट नहीं उठाऊंगा, कोई करंट अफेयर्स मटेरियल नहीं उठाऊंगा। मैं बैठ के सोचूंगा कि यार अगर मुझे नक्सलिज्म प्रिपेयर करना होता और मुझे मान लो नक्सलिज्म को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना होता तो मुझे नक्सलिज्म में क्या क्या जानना है। आई शुड नो व्हाट इज नक्सलिज्म, आई शुड नो एवोल्यूशन ऑफ दिस मूवमेंट, इतना तो हमें पता ही होगा कि बहुत टाइम से चल रहा है, तो व्हाट हाउ हैज दिस मूवमेंट इवॉल्व्ड। फिर कॉजेज या ड्राइवर्स ऑफ नक्सलिज्म, मैं ये सोचूंगा कि अच्छा नक्सलिज्म क्यों होता है, व्हाट हाउ इवॉल्व्ड द व्हाई ऑफ नक्सलिज्म, कॉजेज एंड ड्राइवर्स, देन हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड, सॉल्यूशंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच। एंड ऑब्वियसली ये सॉल्यूशंस तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, बट वी आर नॉट फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म येट, ये प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है। तो अब जो बच गई प्रॉब्लम उसके लिए वे फॉरवर्ड, ये तो है मेरा कोर कंटेंट। इसके बाद मुझे आंसर्स में क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डेटा, वैल्यू एडिशन, केस स्टडीज, इन ये चीज़ें चाहिए। बट ये है जो मैं सोच पाया हूँ। हर टॉपिक पे मैं ऐसे सोचूंगा कि यार इस पर क्या पूछा जा सकता है, राइट क्योंकि मेंस है। ऐसा तो वो पूछेंगे कि नहीं कि बताओ लास्ट ईयर नक्सलिज्म में कितनी डेथ्स हुई इंडिया में, दिस इज नॉट व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, इट्स गोइंग टू बी एट ईदर अ 10 मार्कर और अ 15 मार्कर। तो 10 मार्कर या 15 मार्कर होगा तो कोई ब्रॉड डायमेंशन पूछी होगी या स्पेसिफिक डायमेंशन भी पूछी होगी जिसमें एटलीस्ट वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 150 to 250 वर्ड्स लिखें। तो इस हर डायमेंशन पे मेरे पास 150 to 250 वर्ड्स होने चाहिए, तभी मैं जाके लिख पाऊंगा। अब ये चीज़ें मैं सोच पाया हूँ, बट क्या पता है ऑब्वियसली UPSC माइट हैव सम थिंग्स जो मैं नहीं सोच पा रहा, दे माइट बी सम ग्रेटर थिंग्स। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को करंट अफेयर्स थीम्स देखने हैं और मुझे PYQs देखने हैं। करंट अफेयर्स की बात बाद में करेंगे, पहले PYQs देखते हैं कि नक्सलिज्म पे कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। नक्सलिज्म पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनसे फिर हम समझ पाएंगे कि आगे क्या करना है। तो चलो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। लेट्स रीड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इन डिटेल। क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, आई जस्ट रिमूव द कैमरा ताकि आप मेरी शक्ल ना देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। 1 सेकेंड, ठीक है। Article 244 of the Indian Constitution relates administration of scheduled and tribal areas, analyze the impact of non-implementation of provisions of the 5th schedule on the growth of left-wing extremism। अब मैंने जो causes लिखे थे उसमें मैंने ये specific dimension नहीं लिखी थी कि यार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 5th schedule कैसे लेफ्ट-विंग एक्सट्रीमिज्म पे इम्पैक्ट कर रहा है। सेकेंड, persisting drives of government for development of large industries in backward areas have resulted in isolating the tribal population and farmers who face multiple displacements. With Malkangiri and Naxalbari foci, discuss corrective strategies needed to win back LWA doctrine affected citizens back into the mainstream of social and economic growth. अब ये लंबा क्वेश्चन है तो इसे डिटेल में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आई नीड टू से हाउ आवर डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट, डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट है ना, आप लोगों को बाहर निकाल रहे हो उनके घर से और इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो, ये डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, नक्सलिज्म बढ़ रहा है। और हाउ डू आई नीड टू करेक्ट दिस फोकाई, करेक्ट दिस प्रॉब्लम, एंड आई नीड टू नो अबाउट मलकानगिरी एंड नक्सलबाड़ी ऑल्सो, क्योंकि ये पूछा गया है। नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड बट स्टिल अफेक्ट्स मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ब्रीफली एक्सप्लेन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच टू काउंटर द चैलेंजेस पोस्ट। अब यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रैटेजी पूछा गया था, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच पूछ लिया गया, एंड यहाँ बोला गया डाउनवर्ड ट्रेंड। तो मुझे कुछ डेटा भी चाहिए नक्सलिज्म के बारे में, एंड करेक्टिव स्ट्रैटेजीज पे फोकस है, राइट। अब व्हाट आर द साउंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऊपर देखो क्वेश्चन था 5th शेड्यूल के नॉन इम्प्लीमेंटेशन से नक्सलिज्म हो रहा है। 5th शेड्यूल इज मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो उस क्वेश्चन से भी रिलेट करेंगे और मुझे और भी ड्राइवर्स एंड कॉजेस चाहिए। व्हाट शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी फोर्सेस डू टू काउंटर द थ्रेट। तो यहां पर अगेन करेक्टिव स्ट्रैटेजी पूछी गई है, बट स्पेसिफिकली कि गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी की क्या होनी चाहिए, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होनी चाहिए, और सिक्योरिटी की क्या होनी चाहिए। Then last question. Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. मतलब नक्सलिज्म के जो कॉजेज हैं वो सोशली है, इकोनॉमिकली हैं और डेवलपमेंटली हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। देन इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज, मतलब कुछ ऐसे इश्यूज जो नक्सलिज्म में इमर्ज कर रहे हैं अब, ये मुझे बताना है। एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी, मतलब मुझे अगेन करेक्टिव स्ट्रैटेजी बतानी है एट मल्टीपल लेयर्स। तो अब मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, नाउ लेट मी गो बैक टू माय एनालिसिस। तो मुझे क्या समझ आया कि यार ये जो कॉजेज वाला पॉइंट था, दिस इज आस्क्ड इन अ लॉट ऑफ डिटेल। सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल ये भी पूछा गया है, और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल भी पूछा गया है। फिर मुझे समझ आया कि ये जो सोल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रोच है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। 3-4 बार पूछ लिया ये सेम चीज़, कभी कहा मल्टीलेयर्ड स्ट्रैटेजी, कभी कहा पुलिस को क्या करना है या सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना है, गवर्नमेंट को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, ये बोला। सो व्हेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड लाइक दिस, यू नो, जिसमें मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ पूछ ली गई है, तो इस चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। फिर अगर सोल्यूशंस और चैलेंजेस दोनों हैं तो वे फॉरवर्ड तो रहना ही है। अब याद करो कि इमर्जिंग इश्यूज भी पूछा गया था, तो PYQs पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि एक तो ये 5th शेड्यूल वाली डायमेंशन, ये मुझे डिटेल में आनी चाहिए। करेक्टिव स्ट्रैटेजीज मुझे ऐसे आनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, मल्टी लेयर्ड, करेक्टिव स्ट्रैटेजी पे बहुत फोकस है। अब मैं और सोचता हूँ, उन्होंने पूछे इमर्जिंग इश्यूज, मुझे करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट लेना है, इसकी मैं बात डिटेल में करूंगा, अभी PYQs की बात हो रही है। सल्वा जुदुम वाज अ सिविल मिलिशिया दैट द government had created and the Supreme Court had said that it is unconstitutional. Emerging issue ये भी हो सकता है कि women are now getting involved in the Naxal cadres. तो these are emerging issues जो वो पूछ चुके हैं। तो PYQs और अपनी दिमाग लगा के मुझे समझ आया कि मैं कोई भी कंटेंट नक्सलिज्म का पढ़ूं, उसमें ये जितनी चीज़ें यहाँ पर और यहाँ पर लिखी हैं ये कवर होनी चाहिए, तब मेरा मेंस का कंटेंट कंप्लीट होगा। दिस इज स्टेप 1. Step 1 is understanding what to read. I need all of this, and I need about 150 to 200 words on all of these with good content, decent content. जब ये क्वेश्चन पूछा है कि 5th शेड्यूल से नक्सलिज्म क्यों होता है, और ये क्वेश्चन पूछा है कि ड्राइवर्स ऑफ नक्सलिज्म क्या हैं, तो आंसर सेम नहीं है। यहाँ पर सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल सारे ड्राइवर्स पूछे हैं, बट यहाँ पर सिर्फ 5th शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली पूछा है। तो दिस आंसर विल बी स्पेसिफिक, दिस आंसर विल बी जनरल। तो मुझे सब पे कंटेंट चाहिए। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड। नाउ अब मेंस रेडी कंटेंट की बात कर रहे हैं। कंटेंट दैट यू रीड मस्ट कवर एवरी सिंगल डायमेंशन दैट आई हैव रिटन हियर। जो यहाँ पर लिखी है इसमें PYQs की सारी डायमेंशंस कवर होनी चाहिए, और इसमें जो मैं सोच पा रहा हूँ वो डायमेंशंस कवर होनी चाहिए, और करंट अफेयर्स भी कवर होने चाहिए, तब जाके ये मेंस रेडी वर्दी कंटेंट होगा। इसको मेंस कंटेंट बोलने के लिए तब हम बोल पाएंगे जब ये सब कुछ करेगा, राइट? एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेक मेंस कंटेंट। अब ये तो है वो कंटेंट जो हमें पढ़ना है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज द कंटेंट दैट आई हैव मेड फॉर नक्सलिज्म, और मैं अपना इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई हैव मेड इट पर्सनली एंड आई हैव मेड इट इन अ वे जैसे मैं मेंस दे रहा होता। तो मुझे क्या क्या चाहिए था, अगेन अपनी शक्ल हटा लेता हूँ, आप कंटेंट पे फोकस करो। जैसे कि कोट्स क्या हैं, जैसे कि कुछ मैप और इमर्जिंग कहाँ कहाँ पे है नक्सलिज्म, दीज आर इमर्जिंग एरियाज। देन स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, क्योंकि उन्होंने पूछा था डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। फिर एवोल्यूशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, फिर ड्राइवर्स ऑफ नक्सलिज्म, अगेन डिवाइडेड इन सोशल, लैंड, डिस्प्लेसमेंट, गवर्नेंस, पुलिस एंड स्टेट रिप्रेशन, सोशल एक्सक्लूजन, साइकोलॉजिकल एक्सेट्रा। फिर अप्रोच फॉर काउंटरिंग, ये डिटेल में पूछी थी। तो कैटेगरीज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल मेजर्स में गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच पे बार बार पूछा है, सो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अप्रोच एंड मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, ये भी पूछ चुके हैं वो, मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, कि अच्छा व्हाट डू द सिक्योरिटी फोर्सेस नीड टू डू, ये वे फॉरवर्ड है इफेक्टिवली। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को क्या करना है, गवर्नमेंट पर्सनल को क्या करना है, लोकल बॉडीज को क्या करना है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना है, और फाइनेंसेस कैसे कट कर सकते हैं। अब हम दोबारा पढ़ेंगे वे फॉरवर्ड कि अब जो जो रह गया है उसमें क्या करना है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समाधान स्ट्रैटेजी है फॉर नक्सलिज्म, तो ये है हमारा वे फॉरवर्ड। अभी यहाँ पे कंटेंट खत्म नहीं हुआ,
अब याद करो कि नक्सलबाड़ी एंड मलकानगढ़ फोकाई आया था, तो मुझे नक्सलबाड़ी और पावागढ़, ये दीज आर टू केस स्टडीज. Here development did not happen, तो Naxalism continued. Here development happened and Naxalism was eradicated. तो टॉपिक भी यही है, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो मुझे यहाँ से रिलेट करना है. ठीक है, अब मैंने क्या क्या सोचा था इमर्जिंग इश्यूज में. मैंने सोचा था कि सलवा जुदूम नाम का भी कुछ है, तो मेरे नोट्स में सलवा जुदूम होना चाहिए, राइट. अब ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल. तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे. 1, आई नीड टू राइट दैट व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल, कि प्रोविजंस क्या होते हैं. सेकंड, इनकी नॉन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है जिससे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है. दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन. तो यही लिखा है यहाँ पे, प्रोविजंस ऑफ 5th शेड्यूल, फिर लिंकेजेस विद डेवलपमेंट ऑफ LWE ड्यू टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल, फिर ये लिखा जाएगा कंटेंट में. ठीक है, फिर बात करेंगे इमर्जिंग इशू विमेन इन रेड कॉरिडोर, ये भी मुझे लिखना है. फिर आगे मैं बात करूंगा. अब जब मैं आगे पढ़ूंगा, मैंने like if you read the causes of this document in detail, you will realize that non-implementation of forest policies या exploitative forest policies in the past have been a reason for tribal alienation and that has led to left-wing extremism. तो जब ये आ जाएगा तो मुझे इस थीम को भी यहीं पर इनकॉर्पोरेट करना है. जब एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा तो मैं नक्सलिज्म के बारे में लिखूंगा. जब सिक्योरिटी में नक्सलिज्म के क्वेश्चन आएगा तो मैं फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में लिखूंगा. तो इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है और जो लेटेस्ट फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसके प्रोविजंस क्या हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज क्या हैं. देन अनदर थीम, डेवलपमेंट एज अ कॉज एंड अ सोल्यूशन टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. अब लेट मी गो बैक टू वेयर आई स्टार्टेड. अगर मैं अब यहां पर जाऊं, राइट, अब अगर मैं ये देखूं तो मेरा सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं. तो दिस इज मेंस रेडी कंटेंट दैट यू विल गेट. नाउ ऑब्वियसली ये कंटेंट मैंने बनाया है, ये आपको नहीं करना है, राइट. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करा दूंगा या कहीं भी हो जाएगा, आपको जहां से भी पढ़ना है आप करो, बट जज मेंस कंटेंट लाइक दिस ओनली इफ इट इज वर्दी ऑफ दिस, ओनली देन यू शुड रेफर टू इट एज मेंस कंटेंट. बट ये तो वो कंटेंट है जो आप पढ़ोगे, जो आप एक्सटर्नली पढ़ोगे, कोई बुक पढ़ोगे, जो भी करोगे, इसके बाद बनेंगे मेंस के नोट्स. आप कोई भी कंटेंट पढ़ लो, योर नोट्स विल हार्डली, आई मीन इफ यू आर वेरी गुड एट इट, तब भी 70% ऑफ वॉट यू हैव रेड विल कम टू योर नोट्स. तो अब नोट्स कैसे होने चाहिए वो देखते हैं. मैं आपको 2 नोट्स दिखाता हूं. एक नोट्स हैं जो मैंने 2021 मेंस के बाद बनाए हैं, 2021 मेंस के बाद बनाए थे टू गेट मेंस रेडी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. इसमें मैंने बनाए थे नोट्स मनी लॉन्ड्रिंग के, राइट. और एक नोट्स हैं जो मैंने 2022 प्रीलिम्स के बाद बनाए थे, प्री मेंस के बीच में जब मेंस आने वाला था. इन दोनों को देखते हैं. पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले नोट्स देखते हैं. इस टाइम पे मेरे पास टाइम था. So for someone who's preparing for mains 2025, you should look at these notes properly. These are my notes for money laundering. ठीक है, अगेन जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, let's start from the starting, right? तो मैंने क्या क्या लिखा अपने नोट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के. What is money laundering? Why does it happen? How does it happen? Evolution of techniques of money laundering, steps of money laundering, and the हवाला system of money laundering. ठीक है, फिर मैंने लिखा कि क्रिप्टो करेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग. अभी यहाँ पर क्यों लिखा, मुझे ये सपना कैसे आया, क्योंकि 2021 मेंस में ही उन्होंने पूछा था इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये आया था क्वेश्चन, तो मुझे समझ आ गया कि क्रिप्टो करेंसी वाला पार्ट आना चाहिए. देन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड मनी लॉन्ड्रिंग, देन सम वैल्यू एडिशन कॉन्टेंट एंड अ स्टैंडर्ड कंक्लूजन दैट आई विल राइट. अब जो मैं सोच पाया, इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल. अब फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग बाय इंडिया, ये इंडियन प्रोविजंस हैं. अब यहाँ पर इस साल PMLA बहुत न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो मैं ये डिटेल में पढ़ के जाऊँगा. ग्लोबल कुछ कुछ कन्वेंशंस टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग. अब चैलेंजेस इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ से आप पढ़ो, एंड सम अदर इनिशिएटिव्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, ये हो गया. नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर 8 पॉइंट हैं जिसमें FATF की रिकमेंडेशंस भी हैं. नाउ दिस, यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टार्ट हो गया. तो ये खत्म हुए मेरे मनी लॉन्ड्रिंग के नोट्स. दिस इज व्हाट आई डिड व्हेन आई हैड टाइम. टाइम है तो ये ऐसे बनेंगे, अब टाइम नहीं है तो ये कैसे बनेंगे. सोसाइटी के नोट्स देखते हैं. एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. तो अब इम्पैक्ट ऑन जॉइंट फैमिली, ऑन कास्ट सिस्टम, ऑन रिलीजन, ऑन मैरिज,
on youth, on nation as a whole, on economy of the country, factors of globalization, impact on health of Indian society by globalization, impact on women, impact on old age. अब ये जो old age यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट अगर old age पूछा है तो women भी पूछा जा सकता है, youth भी पूछा जा सकता है, तो मैं इनके लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा, राइट? अब इम्पैक्ट ऑन कास्ट, रिलीजन, ये हम देख चुके हैं, वहां पर डिटेल में नहीं लिखा था, यहाँ डिटेल में लिखा है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अब इम्पैक्ट ऑन कल्चर, कल्चर में 3 चीज़ें होती हैं, हाइब्रिडाइजेशन, होमोजेनाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी। जब ये मैं कर लूँगा तो मेरा कंटेंट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ कोट्स हैं जो मैं ग्लोबलाइजेशन के लिए यूज़ करूँगा, राइट? तो अब ये नोट्स भी उतने ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं। आई वाज जस्ट शोइंग यू कि अगर आपके पास टाइम है तो मेक देम ब्यूटिफुली। जैसे मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के बनाए, मेरी हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, बट देखने में वो नोट्स बढ़िया थे। ये देखने में नोट्स एवरेज हैं, बट फिर भी जल्दी जल्दी लिखना है, पेपर पे लिखना है, बट लिखना पूरा है। सो दिस इज हाउ योर नोट्स विल बी प्रिपेयर्ड। दिस इज द आइडिया फॉर गेटिंग मेंस रेडी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। तो हमें क्या समझ आया कि कंटेंट हमें जो पढ़ना है उसको कैसे जज करना है और उससे नोट्स कैसे बनाने हैं। अब नोट्स में ये भी चीज़ होगी कि अगर किसी कंटेंट में मान लो 10 डेटा पॉइंट्स हैं, तो यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर ऑल 10, आप बस 2 लिखो यहाँ पे, राइट? ये बात हो गई। अब मेन सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक पॉइंट हमने देखा नक्सलिज्म, दोबारा मेन सिलेबस देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। जैसे ये एक पॉइंट है ना, हमें एक पॉइंट पे ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो अगर मैं पीछे जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर लेट्स से देयर इज अ टॉपिक ऑफ कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो PYQ देख के और इसकी डायमेंशन सोच के मुझे ऐसे ही बनाना है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, PYQ देख के डायमेंशन सोच के ऐसे ही बनाने हैं। सो फॉर एवरी टॉपिक इन द मेंस द नोट्स नीड टू लुक लाइक दिस, देन यू आर मेंस रेडी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स एंड इंटरलिंकिंग इन द मेंस। जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ डेज, आई विल मेक वीडियोज ऑन दिस। एंड करंट अफेयर्स का तो इतना बढ़िया सोल्यूशन निकाला है कि यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। आपने नोटिस किया होगा कि प्री के लिए भी मैं जितनी करंट अफेयर्स में हेल्प कर सकता था मैंने करी है, तो मैं मेंस के लिए भी करूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस, इन अ फ्यू डेज आई विल अनाउंस, इसकी टेंशन मत लो। अब एक क्वेश्चन आएगा अबाउट ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी लार्जली द प्रोसेस इज द सेम, और ऑप्शनल में तो PYQ का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली अगर मैं अपने ऑप्शनल की बात करूँ एंथ्रोपोलॉजी की, तो बहुत वेटेज है उसकी, और ऑप्शनल में भी डिटेल में बात करेंगे, बट द आइडिया लार्जली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट इज द सेम। अब मेरा कंटेंट रेडी हो गया मेंस का, मैंने पढ़ लिया। अब क्या? अब मुझे PYQ करने हैं। पहली बात, ये PYQ कब करने हैं इसको मैं भी बताऊंगा, बट PYQ करने कैसे हैं। आपने PYQ से ही कंटेंट लिखा है, राइट? तो आपको कंटेंट तो आता है, बट यू स्टिल हैव टू राइट और एटलीस्ट थिंक ऑल ऑफ देम, ताकि आप डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझो। इससे आपको समझ आएगा कि कंटेंट मैंने पढ़ा हुआ है, ये कंटेंट अब आंसर्स में कैसे जाएगा। शुरू में दिस प्रोसेस विल टेक टाइम, तो इन द बिगिनिंग अगर आपका टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, देन यू शुड बी एबल टू डू इट इन अ टाइम लिमिट। और जब ये टाइम लिमिट चेक करनी हो, नेवर डू 1 क्वेश्चन एट वंस। एक क्वेश्चन तो आप शायद 7 मिनट में लिख लोगे, चैलेंज इज राइटिंग 5 क्वेश्चंस इन 35 मिनट्स। तो सेकेंड स्टेप है PYQs को देखना, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझना, और ये समझना कि मेरा कंटेंट अब आंसर्स में कैसे जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसॉ एंड द इमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। अब इंडियन रेनेसॉ जो है दैट इज इफेक्टिवली आवर सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हुई थी। अब ये कंटेंट तो हमने पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रम से, बट ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? इट इज आस्किंग कि ये मूवमेंट हाउ इज इट लिंक टू नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी क्या है मेरी? मेरी नेशनल आइडेंटिटी है दैट आई एम एन इंडियन। तो मेरी नेशनल आइडेंटिटी किन वैल्यूज पे बेस्ड है? यूनिवर्सलिज्म, रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ नॉट अ सिंगल लैंग्वेज और अ सिंगल रिलीजन बट लव टुवर्ड्स ऑल लैंग्वेजेस एंड ऑल रिलीजन्स। दिस इज माई नेशनल आइडेंटिटी एज एन इंडियन। अब आप याद करो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में ऐसा क्या क्या हुआ। स्वामी विवेकानंद जी शुड कम टू योर माइंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी शुड कम टू योर माइंड। अब जब आप ये काम करोगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने जो कंटेंट पढ़ा था वो आंसर में कैसे जाता है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब ये कब करना है, कब लिखने हैं ये आंसर्स? नॉट व्हेन यू आर डन विद द कंटेंट, कि अब मैंने कंटेंट पढ़ लिया चलो अब PYQ लिखते हैं, नहीं। इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, इट्स अ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट प्रोसेस। जैसे ये क्वेश्चन है,
आपने मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, आप सीधा ये क्वेश्चन लिखो। जब ये क्वेश्चन लिखोगे आप समझोगे कि यार मेरे को ना रिफॉर्मिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स याद नहीं आई इस टाइम पे जो मुझे लिखनी चाहिए थी, या मुझे शायद ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की कॉन्ट्रीब्यूशंस याद नहीं आई, या मुझे राजा राम मोहन रॉय जी की बात याद नहीं आई और मुझे यहाँ पर लिखनी चाहिए थी, राइट। देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार मुझे ये पॉइंट्स भूलते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम ज़्यादा फोकस करेंगे अपने नोट्स में। तो दिस आंसर राइटिंग एंड दिस नोट मेकिंग इज अ कंसोलिडेशन एक्सरसाइज दैट हैपन्स टुगेदर। LWE पे जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा, मान लो कि इट इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड, तो आपको मान लो आपके कंटेंट में तो 15 स्टैट्स हैं, बट आप तो 2 ही याद रखोगे। जब आप लिखोगे तो आपको याद होगा, आपने पढ़े सारे हैं, आप एक बार पढ़ के आंसर लिखने का ट्राई करो, यू विल रिमेंबर, समझ आएगा कि यार मुझे ना ये 3 पॉइंट बढ़िया याद रहते हैं। तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर मेमोरी। इफ यू लुक एट इट, आंसर राइटिंग इज इफेक्टिवली अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव रिकॉल। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, ब्लैंक है और सोच के बताना है। तो एक्टिव रिकॉल का बेस्ट तरीका यही है, क्वेश्चन देखो, लिखो, देन गो बैक टू द कंटेंट एंड सी इट। आंसर राइटिंग इज नथिंग बट एक्टिव रिकॉल। अब एक बात आपने सुनी होगी कि पेपर कंप्लीट कर लो तो इंटरव्यू कॉल आ जाती है। आई लार्जली बिलीव इन दिस नैरेटिव कि पेपर कंप्लीट कर लो तो एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आ जाती है, जस्ट अबव द कट ऑफ ऑफ स्कोर कर सकते हो। बट इस कंप्लीशन को जरा डिफाइन करते हैं। व्हाट डज इट मीन टू कंप्लीट द पेपर? ये क्वेश्चन देखते हैं 2022 मीन्स का। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इस क्वेश्चन में ना देयर आर 6 पार्ट्स। You need to talk about lion in mythology, lion in art and architecture, lion in art and lion in architecture. ये part 3 हुए। फिर bull figures in mythology, bull figures in art and bull figures in architecture. तो ये टोटल हुए 6 पार्ट्स। इसके बाद एक इंट्रो, इसके बाद एक कंक्लूजन। मैं ये नहीं कहना कि आपको 6 के 6 आने चाहिए, हो सकता है किसी में आपको सिर्फ एक पॉइंट आता हो, या आप जनरल सी बातें लिख दें, बट ऑल 6 need to show in your mains answer to call this question complete. इस तरह से अगर आप पेपर कंप्लीट कर लोगे और सारी डिमांड्स एड्रेस कर दोगे, then an interview call is almost guaranteed because you'll get a certain number of marks. अब ये चीज़ कहाँ से सीखेंगे? ये चीज़ भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख के ही सीखेंगे कि यार ये पूछा था तो मुझे समझ आया। जब पूछा था ड्राइवर्स ऑफ नक्सलिज्म तो एक अलग चीज़ थी, जब पूछा था नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th शेड्यूल लीडिंग टू नक्सलिज्म तो अलग चीज़ थी। This was the idea. अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं टेस्ट सीरीज। पहले मैंने समझा व्हाट टू रीड, कंटेंट कौन सा होना चाहिए, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, व्हाट एंड हाउ टू रीड रादर, देन हाउ टू पुट इट इनटू एन आंसर यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर राइटिंग, एंड लास्टली आई नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से क्या होगा? टेस्ट सीरीज से फायदा होता है, इवैल्यूएशन से शायद ना होता हो बट लिखने से ज़रूर होता है। क्या फ़ायदा? टाइम मैनेजमेंट होती है। 20 क्वेश्चन 3 घंटे में पूरे होंगे। मीन्स का फॉर्मेट क्या है? सुबह GS1 9 to 12, GS2 होगा 2 to 5। तो आप मेंस फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज ज़रूर लिखो, एंड अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस एक बारी में लिखोगे कंटेंट कंसोलिडेशन हैपन्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट भी सीखते हो। सेम एग्जाम्पल कहीं कहीं यूज़ करते हो, जैसे नक्सलिज्म अब हमने पढ़ लिया तो इसे GS1 रीजनलिज्म में भी लिखना चाहिए, राइट? तो ये कंटेंट कंसोलिडेशन भी हम टेस्ट सीरीज से काफ़ी सीखते हैं। So mains is effectively a 3-step game. Content, putting it into answers, and this process is interlinked and continuous. When you get a certain decent level at this, then you go for test series. और तीनों steps की अपनी importance है और अपनी value है। Now, what next? अगर आप mains 2024 दे रहे हैं तो 1 day post the results and mains 2025 दे रहे हैं तो a few days after the results I'll be doing something for you. What I'll be doing for you बात करते हैं। आप लोगों ने बहुत तारीफ करी है इस ग्रुप की, प्रीलिम्स 2024 विद डॉक्टर शिविन, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू हेल्प। दिस वाज अ फ्री इनिशिएटिव वेयर आई वाज डूइंग टारगेट ट्रैकिंग, एक्टिव रिकॉल सेशंस एंड व्हाटएवर हेल्प आई कुड गिव फॉर प्रीलिम्स मैंने करी। ये सेम चीज़ हम मेंस के लिए करेंगे। मेंस जो 2024 वाला है, इस ग्रुप में मैं सिर्फ उन्हीं को लूँगा जिनका मेंस क्लियर इस बार प्री क्लियर है, सो दैट आई कैन गिव देम अ टारगेटेड प्लान टिल सितंबर, राइट? ये जो ग्रुप है मेंस 2025, इसमें यही सेम प्लान फॉलो होगा बट विद अ डिले टिल December 31st. बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स विल बी फ्री एंड ऑन द लाइंस ऑफ दिस ग्रुप प्रीलिम्स 2024 विद डॉक्टर शिविन ये होगा। इसमें क्या होगा? टारगेट ट्रैकिंग होगी, यू विल हैव अ शेड्यूल, आई विल हेल्प यू विद द कंटेंट ऑल्सो।
लेट्स से आपको लगता है कि यार मुझे इंटरनल सिक्योरिटी का कंटेंट नहीं मिल रहा, कहाँ से ढूंढना है, कैसे करना है, आई विल हेल्प यू. एंड इवैल्यूएशन, आई एम नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट एवरी सिंगल आंसर, बट व्हाट आई हैव थॉट वाज कि जो आप आंसर्स वहाँ लिख के देंगे, यहाँ पर हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, जो आप आंसर्स लिख के देंगे, आई विल सिलेक्ट फ्यू कॉपीज, कम ऑन यूट्यूब लाइव, एंड आई विल इवैल्यूएट दोज कॉपीज इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई विल टेल यू कि देखो इस कॉपी में ना ये मिसिंग है, तो आप सीखोगे कि आंसर कैसे लिखना है. दिस इज माई कमिटमेंट, आई विल डू बोथ ऑफ दीज थिंग्स. 2025 वाला जो ग्रुप है दैट इज ओपन टू एवरीवन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हैं. वील स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिम्स. दिस ग्रुप विल बी मेड इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट्स, एंड इसमें आई विल बी कॉलिंग दोज पीपल जिनका प्री हो गया है. यहाँ पर everyone can join. This will go till December, this will go till September, and both initiatives are completely free and they'll be run on Telegram along with, जैसे prelims 2024 with Dr. Shivan run हुआ, Telegram plus YouTube. Telegram में आपस में बात करना आपको अलाउड नहीं होगा, सिर्फ टारगेट ट्रैकिंग और आंसर लिखने के लिए ये जगह है. अब what to do till the prelims results. prelims results के बाद तो मैंने आपको बता दिया, आप या तो मेंस 2025 वाले ग्रुप में स्टार्ट हो जाओ या मेंस 2024 वाले ग्रुप में स्टार्ट हो जाओ. हमारे पास शेड्यूल भी होगा, टारगेट ट्रैकिंग भी होगी, आंसर राइटिंग का प्लान भी होगा, तो हम सॉर्टेड होंगे. बट तब तक क्या, पहली बात तो इफ़ यू वेस्ट दिस टाइम टिल देन यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट. मैंने किया है, आप अगर इस टाइम को वेस्ट करते हो आप रिग्रेट ज़रूर करोगे. तो मैं आपको 3 चीज़ें बोलूँगा. तब तक मेरे को नहीं पता रिजल्ट कब आ रहा है, बट मतलब जितना सुनने में आया, जैसे आपको सुनने में आया उतना ही मुझे सुनने में आया कि जल्दी आने वाला है, शायद 1-2 हफ्ते में आ जाएगा. जब तक आएगा पहले तो आप अपना ऑप्शनल कंसोलिडेट करना स्टार्ट करो. मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल और ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें आप पढ़ चुके हो प्रीलिम्स के लिए, तो इनके PYQs लिखना ट्राई करो. अब PYQ मिलेंगे कैसे? दिस इज़ माई वेबसाइट www.drshivan.com. यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज वाले टैब में GS1, GS2, GS3, GS4, essay, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो. एंड लास्टली आई वुड से दैट यू नीड टू रीड GS4. नाउ हाउ टू रीड GS4? देखो यार, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एंड आई हैव टोल्ड दिस बिफोर ऑल्सो, मेरे GS4 में मार्क्स आए थे कम, ठीक है. GS4 छोड़ के एवरीवेयर आई हैव अ टॉप 100 मार्कशीट. अगर GS4 में 110 मार्क्स होते जो मेरे साल में एवरेज थे, तो मेरे टॉप 100 में रैंक आ जाती. तो इसीलिए क्योंकि मेरे मार्क्स कम है, मैं GS4 के बारे में कोई बात नहीं करता. आपने देखा होगा इस चैनल पे जो GS4 की स्ट्रैटेजी भी है वो मैंने रैंक 8 अनिरुद्ध यादव के साथ रिकॉर्ड करी है, तो यू कैन ईदर वॉच दैट. सेकेंड, जो मुदित जैन सर हैं, who is the author of Decode Ethics, I will get him on this channel within the next week to talk about GS4 in detail. Optional anthropology की, इसकी भी मैं बात करूँगा. Anthropology optional में I will get Tanuj, who is ranked 72 this year, also a student last year of GS3. He has 309 marks. ये जो 309 नंबर आए हैं, और मेरे मार्क्स भी ठीक है, मेरे पेपर 1 में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स है 152, पेपर 2 में उतने अच्छे नहीं है, 120 के आसपास हैं. तो पेपर 1 में स्पेसिफिकली मैं भी ऐड करूंगा, पेपर 2 में आई लेट हिम स्पीक, एंड विल टॉक अबाउट एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ऑल्सो इन डिटेल ऑन दिस चैनल विद इन द नेक्स्ट वीक. नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. ये हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कॉमेंट में भी है. एंड आप ये PYQs डाउनलोड करो एंड स्टार्ट स्टडिंग इन दिस मैनर. ऑप्शनल कंसोलिडेट करना स्टार्ट करो, इनके PYQ लिखना स्टार्ट करो, और GS4 पढ़ना स्टार्ट करो जब तक रिजल्ट नहीं आता. बस तब तक की अनसर्टनिटी है, उसके बाद आपको सर्टनली पता होगा आपने किधर जाना है, वो हैंडल करना मेरा काम है. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.